तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे यार। तो अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। आंकड़ों को इकट्ठा करने के दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत, दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। पहले स्रोत से जो आंकड़े मिलते हैं उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और द्वितीयक स्रोत से जो आंकड़े मिलते हैं उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, मतलब प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ये हम लोग प्रीवियस जो है टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उससे सूचनाएं कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कक्षा 6 के 20 शिक्षार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में 50 पूर्णांक में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। आंकड़ों को हम लोग यहाँ व्यवस्थित करना सीखेंगे। ये कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों को 50 में से गणित में कुछ नंबर दिए गए हैं। तो अब देखिए, जैसे पहले विद्यार्थी का नंबर 37 है, एक का 23, एक का 16, एक का 30, एक का 21, एक का 27, इस तरीके से केवल लास्ट तक 28 तक गया है। अब देखिए, जो विद्यार्थी 17 या 17 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है वो पास है। तो अब इसको देखकर ये बताया जा सकता है कि कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए, कितने शिक्षार्थी जो हैं वो पास हुए। तो जिनका 17 या 17 से ज़्यादा है वो पास हो गए। ठीक है, जैसे ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये सब पास हैं। इसी तरीके के कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अब यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा भैया कि 17 से कम कौन है। जैसे यहाँ पर एक मिला 16, और कहीं भी आप ढूंढेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मशक्कत इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन और है कि कितने शिक्षार्थी 30 या इससे अधिक अंक अर्जित किए। तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे एक ये और एक आप फिर ऐसे ढूंढेंगे तो आप यहाँ पाएंगे 38, 30 या 30 से अधिक ये रहा। तो इसमें क्या होता है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आंकड़े अभी भैया व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहला काम, अगर किसी भी डाटा से हमको सूचना, किसी भी सांख्यिकी के अंदर अगर हमको सूचना निकालनी है तो सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा, उसके बाद उसको व्यवस्थित करना होगा। तो आइए व्यवस्थित देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, प्राप्त आंकड़े व्यवस्थित नहीं होते हैं। जब हम समानता आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो वे व्यवस्थित नहीं होते, तो उन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है। सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित। ऐसे आंकड़ों को हम लोग कच्चे आंकड़े, जो व्यवस्थित आंकड़े नहीं होते उन्हें हम लोग कच्चे आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए, अगर आंकड़े अव्यवस्थित है उन्हें व्यवस्थित करने के लिए हम दो विधि का प्रयोग करेंगे। पहला विधि होता है एक आरोही या अवरोही क्रम से व्यवस्थित करेंगे, और दूसरा होता है आंकड़ों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण करेंगे। अभी इसको समझेंगे, पहले ऊपर वाला समझेंगे फिर नीचे वाला समझेंगे। देखिए, वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है, एक गुणों के आधार पर होता है और भी होता है, तो मैं बताऊंगा। तो पहले देखते हैं आरोही या अवरोही क्रम में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम लोग छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं। देखिए, सबसे कम अंक जो पाया उसको लिखिए, फिर उससे ज़्यादा या उसके बराबर, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इस तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं आंकड़ों को, जब आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। और सेम इसी तरह अवरोही क्रम में होता है, यानी कि घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नंबर जिसने पाया है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद डाटा से जो सूचना निकालना होता है, जानकारी निकालना होता है, वो बहुत आसान हो जाता है। देखिए कैसे। अब अगर आपसे पूछे कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 16 के बाद जितने 17 या 17 से ज़्यादा ही नंबर है, तो एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी 19 वाले पास हो गए। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। नहीं वैसे ढूंढना पड़ता ना, कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 17 से कम वाले सब इधर हैं। तो देखिए, खाली एक बच्चा जो है वो फेल हुआ है। अब कितने शिक्षार्थी 30 या इससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, तो 30 ढूंढिए, 27, 28, 29, 30। तो इसके बाद पूरा 30 या 30 से ज़्यादा वाला है, तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए किस तरीके से आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद ना, आंकड़ों से जो जानकारी निकालना होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। इसलिए सांख्यिकी के अंतर्गत सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करिए, उसके बाद उसको व्यवस्थित करिए, फिर मनचाही जानकारी प्राप्त कीजिए। अब कभी कभी क्या होता है, आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब तक हम लोग देखे थे कि किस तरीके से आंकड़ों को हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है यार, आंकड़ों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उसको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं
कि हम लोग वर्गीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? वर्गीकरण विधि का। तो क्या होता है, कभी कभी यहाँ जैसे मैंने लिखा है, कभी कभी आंकड़ों की संख्या इतनी अधिक होती है कि इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में हम आंकड़ों को निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन दो प्रकार है भैया? पहला वर्गीकरण होगा गुणों के आधार पर, इनके गुण के हिसाब से, यानी इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। और दूसरा है वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण, मतलब इसका जो हम लोग बांटेंगे इसके, तो उसको हम लोग दो आधार पर बांटेंगे, एक गुण के आधार पर, दूसरा इसको वर्ग अंतराल के आधार पर। तो देखते हैं पहले गुण के आधार पर। तो गुणों के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो देखिए, इस वर्गीकरण में वे आंकड़े जिनमें एक ही प्रकार के गुण होते हैं, तो भैया जिसका जिसका इसमें गुण मिलेगा ना, जो एक ही तरीके के होंगे, जैसे उनको एक साथ रखे जाएंगे। जैसे आप क्रिकेट में देखेंगे कई तरह की बॉल होती हैं, टेस्ट की बॉल अलग होती है और वो रेड कलर की होती है, वनडे की बॉल क्या होते हैं, वाइट कलर की होती है। तो क्रिकेट के बॉल को अलग कर दें, फुटबॉल को अलग कर दें, तो जिसके जिसके गुण मिल रहे हैं उसको हम लोग अलग करते जाएंगे। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। तो देखिए, इस वर्गीकरण में वे आंकड़े जिनमें एक ही प्रकार के गुण होते हैं, जिनके गुण मैच करते हैं, एक वर्ग अंतराल में रखे जाते हैं, तथा जिनमें दूसरे प्रकार के गुण होते हैं उन्हें दूसरे वर्ग में रखे जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भारत में विभिन्न प्रदेश की जनसंख्या को हम उनके निवास स्थान के आधार पर बांट सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे आपको भारत के पूरे प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उनका अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है, आंकड़े कलेक्ट करना है, तो आप उसको, एक तो तरीका है कि सबका आप अलग अलग लिखिए कि कौन कहाँ रहता है सबका, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आप उसके गुण के हिसाब से बांट दीजिए। एक ग्रामीण कर दीजिए और एक शहरी कर दीजिए। तो ग्रामीण वाले एक वर्ग में आ जाएंगे, जिनके जिनके ग्रामीण वाला गुण मैच कर रहा है तो ग्रामीण वाले में आ जाएंगे, और जो शहरी होंगे वो शहरी वाले में आ जाएंगे। तो देखिए यहीं पर मैंने लिखा है कि भारत में विभिन्न प्रदेश की जनसंख्या को हम उनके निवास स्थान के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। भैया पहला ग्रामीण, दूसरा नगर क्षेत्रीय, या उसको शहरी भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ हम प्रदेश रख देंगे और जितने लोग उस प्रदेश में, जितने लोग गांव में रहते हैं वो मिल जाएगा, और जितने लोग शहर में रहते हैं तो वो उनको लिख देंगे, तो और उनका योग कर देंगे। इस तरीके से आप ढेर सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसकी समानता और असमानता को गुणों के हिसाब से बांटेंगे, मतलब जो जो समान होंगे उनको एक वर्ग में रखिए और जो दूसरे तरह के समान होंगे उनको दूसरे वर्ग में रखिए। देखिए ये गुण आप लड़का और लड़की में भी डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे।